हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपका 9th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 पालमपुर की गांव की कहानी हमारी प्रारंभ हो रखी है। उस दिशा में हम लोग आपका बहुत कुछ अब तक इस अपने चैप्टर के माध्यम से आपका सीख चुके हैं। बहुत सारी कहानी के विषय हमको पता लगा, जोत के आकार के विषय में पता लगा, उत्पादन की क्या प्रक्रियाएं हैं उनके विषय में पता लगा, गांव में कौन सी आर्थिक क्रिया हो रही थी, इन सब के विषय में पता लगा। आज जो हमारा चैप्टर अंतिम आपका छूट गया था जहां से कल, वहां से आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई भी आपका डाउट बनता है और आपका कोई भी कमेंट है या फिर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो चलिए, नहीं है तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए, देखिए हम जो है कल जब आपका शुरू किए थे लेक्चर को, तो लेक्चर को शुरुआत में हम लोग आपका अच्छे से आपका देख रहे थे कि आपका किस प्रकार से श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, ये आपकी सारी चीजें हमने इसमें देखी हैं। क्लियर है। और बहुत सारी चीजों को भी हमने इसमें पढ़ा। तो डाला पालम हम लोग डाला की कहानी से है अपने चैप्टर को प्रारंभ करेंगे और इसी को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग इसको देख लेंगे और इसी पे हम लोग आपकी बात भी कर लेंगे। देखिए, डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। कैसा है कि आपकी दैनिक आपकी मजदूरी करता है और कैसा है, भूमिहीन श्रमिक है, यानी कि उसके पास अपनी लैंड नहीं है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दिन का न्यूनतम वेतन आपका 300 रुपए निर्धारित है। अब कह रहे कि सरकार ने क्या किया कि जो व्यक्ति खेतों में काम करते हैं, जो आपका श्रमिक के आपके लेबर के रूप में काम करते हैं, सरकार ने उसका न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने एक वेतन आपका सेट कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उस वेतन से कम पर किसी को वेतन नहीं देगा, यानी कि कम से कम ये पैसे तो आपको किसी व्यक्ति को काम कराने के लिए आपको देने होंगे। इसलिए क्या रखा है, न्यूनतम वेतन आपका 300 रुपए रखा है और ये निर्धारित किया था मार्च 2019 का जो डाटा था उसके अनुसार। आगे देखिए, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपए ही मिलते हैं। अब देखिए, 300 रुपए निर्धारित की है और 160 रुपए मिलते हैं, यानी कि 140 रुपए कम मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहार जो आपके श्रमिकों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, स्पर्धा है, यानी कि पालमपुर में जो गांव है उसमें जो आपका श्रमिक है, काम करने वाले, उनमें बहुत कंपटीशन है। इसलिए लोग कम वेतन पर भी काम करने को सहमत हो जाते हैं और कह रहे यही कारण है कि लोग क्या हैं, कम आपके वेतन पे भी नौकरी करने के लिए क्या जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है। देखिए, कोई उसकी गांव की महिला है और उससे क्या कर रहा है, अपनी शिकायत कर रहा है कि उसका जीवन क्या चल रहा है, जो कि एक अन्य खेतीहार श्रमिक है। और कैसी है, खेत की में काम करने वाली आपके लेबर हैं वो भी। डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धन व्यक्तियों में से हैं, यानी कि उनके पास पैसा नहीं है, वो गरीब हैं और वो क्या है, आपके निर्धन व्यक्तियों में से एक हैं। अब देखिए, इसमें कुछ चीजें कह गई हैं। डाला और रामकली जैसे खेतीहार श्रमिक गरीब क्यों हैं, कह रहे आखिर में ये गरीब क्यों है, क्योंकि ना तो इनके पास जमीन है और जो इनको काम मिलता है वो भी आपका दैनिक नहीं मिलता, और जो गांव में मिलता है अब उसका भी जो मूल्य है, जो झाड़ी है, जो वेतन है, वो भी बहुत कम है, इसलिए वो आपका गरीब है। गोसाईपुर और आपका मंझोली उत्तर बिहार में दो गांव हैं, दोनों की कुल संख्या 850 परिवार। एक कंडीशन है, इसको छोड़ दीजिए, फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, यहां से पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें ये देखिए, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, इसको ध्यान दीजिए। पहले आप देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीके के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सिंपल कह रहा है कि अगर आपको मॉडर्न आपको तरीके से एग्रीकल्चर करना है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा
देखो पूंजी का मतलब होता है एसेट, एसेट मतलब पैसा, आपको खर्च करना पड़ेगा। अतः अब तक किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए, यानी कि जितने में वो खेती करते थे उससे ज्यादा पैसा चाहिए आज की तारीख में आपका खेती करने के लिए। अधिक संख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार देना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या तो गांव से साहूकारों से खेती करने के लिए आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारी से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्ज पर ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती हैं। और कैसे होते हैं कि ऐसे जो ब्याज की दर हैं वो क्या होती हैं, आपकी बहुत ऊंची होती हैं। कर चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उनको? ये सर करने के लिए आपका बहुत अधिक जो कष्ट है वो उनको चुकाना पड़ता है। ठीक, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए किस तरह से जो आपका गरीब व्यक्ति है जिसके पास ये सारी समस्याएं हैं, जमीन नहीं है, खेतीहार आपका श्रमिक है, तो बहुत सारी समस्या उसके पास देखने के लिए मिलती हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ऐसी एक कहानी जुड़ी है बाप के सविता की कहानी से, हम लोग उस पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं, क्या है, और इसको हम जानने के लिए आपका देखेंगे। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बना रही है। 1 हेक्टेयर उसके पास आपका भूमि है और वो आपका प्लान कर रही है कि क्या करे, गेहूं का एग्रीकल्चर करे, गेहूं की कृषि करे। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के लिए औजारों की मरम्मत कराने के लिए नगद पैसे की जरूरत है। कह रहे हैं कि अगर उसको लगता है कि उसको खेती करना तो सबसे पहले उसको बीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कीटनाशक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, और अपनी जमीन को पानी के आपका देने के लिए उसको पैसा चाहिए, और साथ में औजारों की मरम्मत कराने के लिए उसे क्या चाहिए, नगद पैसे की जरूरत होगी। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में, ध्यान रखना है शब्दों को, बताऊंगा आपको, कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3,000 रुपए चाहिए, यानी कि नगद उसको ऐसे है कि जिनकी 3,000 रुपए की सख्त जरूरत है। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। अब वो कहती है कि उसके पास 3,000 रुपए नहीं है, तो जो उसी के गांव में एक आपका बड़ा किसान है, और क्या कर रही है, उससे आपका 3,000 रुपए आपका कर्ज लेने का निर्णय ले रही है। ठीक है। तेजपाल सिंह सविता को 24% दर पर 4 महीने के लिए ब्याज देने को तैयार हो गया। अब देखिए कितना, 24% दर से 4 महीने के लिए ब्याज देने को तैयार हो गया। 24% का मतलब है 100 रुपए में आपको हर महीने आपको 24 रुपए ब्याज देना होगा। यानी कि अगर आपने 100 रुपए किसी व्यक्ति से उधार लिए हैं, यानी कि तेजपाल से सविता ने उधार लिए हैं, तो 24% पर है, यानी कि 100 रुपए के पर मंथ 24 रुपए उसको आपका देने होंगे। अब मुझे बताइए 3,000 का 24% कितना हो गया पर मंथ के हिसाब से, सोच के बताइए। 1,000 रुपए पे 240 रुपए, इस तरह से मल्टीप्लाई कर ली, इतने रुपए उसको ब्याज देना होगा। और कितने महीने के लिए ले रही है, 4 महीने के लिए। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, आप देखिए। चलिए, ये आपका मैथ का विषय है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है, सविता को यह वचन देना पड़ा कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में से श्रमिक के रूप में 100 रुपए प्रतिदिन काम करेगी, और साथ में यह भी बोलना पड़ा कि ठीक है मैं ब्याज तो दूंगी ही, साथ में आपके यहाँ श्रमिक के रूप में 100 रुपए प्रतिदिन पे काम भी करूंगी। यानी कि 160 रुपए की जगह कितने रुपए उतर जाइए अब, 100 रुपए में। और गवर्नमेंट ने कितनी निर्धारित की है वेतन, 300 रुपए, मिल कितना रहा है, 100 रुपए। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ, आपका तेजपाल को, क्योंकि 24% पर ब्याज भी दिया, 100 रुपए मजदूर भी लिया, और नुकसान किसको हुआ, सविता को। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेतों की कटाई पूरा करने में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बाद भी तेजपाल के खेतों में श्रमिकों की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। तीनों बच्चों की मां के रूप में उसे घर के कामों में बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना कितना कठिन है। और वो क्यों कर रही है, इसलिए क्योंकि वो जानती है कि जो आपके छोटे किसान हैं, उन छोटे किसानों को कर्ज मिलना कैसा है, बहुत भारी है। अब देखिए,
तो ये तो हमने कहानी पढ़ी सविता की कि किस प्रकार से कर्जा मिलता है, किस प्रकार की समस्या उसको भोगनी पड़ती है, इन सब चीजों के बारे में। अब देखिए छोटे किसानों के विपरीत, अब छोटे किसान है, मंझले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। कह रहे जो मध्यम वर्गीय हैं या फिर बड़े किसानों ने क्या मिलता है, एग्रीकल्चर से प्रॉफिट होता है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की आपकी व्यवस्था करते हैं, यानी कि जितनी उनको पैसे की आपकी जरूरत होती है उसकी वो व्यवस्था कर लेते हैं। इस तरह से वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसको उत्तर में अगले भाग में पाएंगे कि कैसे इनको कहानी बसती है। आप इसको कहाँ देखेंगे, अगले भाग में पाएंगे। अब ये आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है और फिर इन द ब्लैंक्स का ध्यान रखना है। इससे बढ़िया हम सीधे क्या चलते हैं, 7वें नंबर का जो पार्ट है इसको देखते हैं। अधिशेष कृषि उत्पाद की बिक्री। अधिशेष मतलब जितनी आपकी पैदावार हुई, उस पैदावार में जितना आपको उपयोग करने के लिए खाद्यान्न के रूप में गेहूं चाहिए था या अनाज दाल चावल चाहिए था, वो आपने रखा, शेष को बाकी आपने बाहर बेच दिया। तो वही जो आपका उपयोग सालक जो आपका बचा है उसको ही हम अधिशेष कृषि कह रहे हैं, और उसकी बिक्री के विषय में हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। 3 फैक्टरों का प्रयोग कर क्या किया है, आपका किसान ने अपनी गेहूं पैदा की है। ध्यान देना उन चीजों पर। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत अधिक अधिशेष गेहूं रहता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग पूरे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रखते हैं। इसलिए मझले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। ठीक, अब देखिए जब गेहूं आएंगे तो उसको बाहर बेच देते हैं। अधिशेष के विषय में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं चैप्टर के अंतर्गत कि किस तरह से आपकी प्रक्रिया होती है, किस तरह से ये सारी चीजें हमको आपका देखने के लिए मिलती हैं, आप इसको समझ सकते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल को अपनी समस्त भूमि से 350 कुंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त हुआ, यानी कि 350 कुंटल गेहूं उसको प्राप्त हुआ जो उसने मंडी में बेचा। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजारों में बेच देता है और अच्छी आपका कमाई करता है। अब उनने क्या कर दिया, रायगंज की जो आपकी मार्केट है उसमें गेहूं को बेच दिया और क्या किया, एक बहुत अच्छी सी उसने कमाई की। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिशेष पैसा बैंक में अपने खाते में जमा कर दिया। बाद में इसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया। क्या किया, जो उसने अपना गेहूं बेचा था उस पैसों को रख लिया अपने बैंक में, बाप के जमा में कर लिया और बाद में क्या कर रहा था, सविता जैसे लोगों को पैसा ब्याज पर दे रहा था। बाद में इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने के लिए किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की फसल की कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। जो पैसा बच गया, जो उसे बचत हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, उन्हें अगले साल की कृषि के लिए वो पैसा लगा दिया। ठीक, इस बार तेजपाल सिंह को पैसे से एक ट्रैक्टर खरीदने की योजना बनाई। अब वो क्या चाह रहा है कि उसको अब एक ट्रैक्टर खरीदना है और उसकी वो प्लानिंग कर रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थायी पूंजी में वृद्धि हो जाती है और क्या होता है कि जो उसकी स्थायी पूंजी है वो आपकी बढ़ जाती है। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े मंझले किसान भी खेती की अधिशेष भूमि को उत्पादन बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम पूंजी की व्यवस्था के लिए बेचकर रखा जाता है। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था बचत कर लेते हैं। कुछ किसान बचत उपयोग पशु ट्रैक आदि खरीदने तथा दुकानदार खोलने का भी करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैर कृषि कार्य के लिए आपका पूंजी कहते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग नॉन एग्रीकल्चर वर्किंग के लिए जो हम काम करते हैं, आप क्या बोल देते हैं उसको आपका पूंजी कहते हैं,
यानी कि जो एसेट है हम उसको बोल सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि ये कहानी तो वो थी जो पालमपुर में बेस ऑन एग्रीकल्चर थी, यानी कि जिसका आधार आपका कृषि थी। सारी चीजें जो थी जो आपका कृषि पर डिपेंडेंट हो रही थी उन चीजों पर ये आधारित थी। अब हम बात करेंगे नॉन एग्रीकल्चर की। देखिए पालमपुर में गैर कृषि कर रहे हैं, यानी कौन सी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी उनको देखना है। हमने देखा है कि पालमपुर में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? आपके अन्य जो कार्य हैं वो करते हैं। पहला देख रहे हैं डेयरी, अन्य प्रचलित क्रिया। पशुपालन के कई परिवारों में डेयरी का प्रचलन है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह से घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार को बाजरा यानी कि चरई खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारी रायगंज में दूध का संग्रहण और शीतलन यानी कि दूध को इकट्ठा करते हैं और उसका प्रिजर्व करते हैं, और जहां से दूर दराज के शहरों और आपके कस्बों में क्या होता है, दूध को भेजा जाता है। ये है आपका वहां का नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड चीजें। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। दूसरा जो आपको सारणी है इसमें देखना है और इसमें बात करना है जो उत्पादन है या कीमत है, तो ये आपको देखना है। ठीक, अब देखिए, अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल हमको दिए गए हैं उन एग्जाम्पल्स को हम लोगों को देखना है। इनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग आगे की जो आपकी चीजें उसको निपटाते हैं। देखिए पालमपुर में लघु स्तरीय बी निर्माण एक उदाहरण है कि ये क्या होता है, लघु स्तर यानी कि एक मीडियम लेवल पर क्या हो रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन बी निर्माण का कुछ काम हो रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग बी निर्माण कार्य में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्री में होने वाले बी निर्माण के विपरीत पालमपुर में बी निर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधि से प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर किया जाता है। बी निर्माण क्रिया परिवार श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही घर आपके किराए पर दिया जाता है। कहते हैं कि कभी कभार भी क्या होता है, आपके किराए पर चीजें की जाती हैं। ठीक, अब हमको 2 कहानी को देखना है। पहला है मिस्रलाल की कहानी और दूसरा है आपका करीम की कहानी। दोनों पर हमको विचार करना है। फिर देखिए, मिस्रलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी, जिससे हम लोग आपका गन्ने की पिलाई करते हैं, उसकी एक मशीन खरीद ली जिससे गन्ने से रस निकाला जाता है, जो बिजली से चलती है, और उसे अपने खेत में लगाया। पहले गन्ने को पेलने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से गन्ना खरीदकर उसे गुड़ बनाता है और उस गुड़ को शाहपुर के व्यापारी को बेचता है। इस प्रक्रिया से मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमाता है, और क्या करता है, इस प्रोसेस से वो आपका क्या करता है, जो प्रॉफिट है वो आपका कमाता है, वो आपका लाभ कमाता है। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर में कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदने और अपने घर में बाजार में खुले बाहर कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? इन कक्षाओं में आना आपका प्रारंभ जो है कर दिया। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, तेल, चीनी, बिस्कुट,
टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ आपके कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके पास स्टैंड के निकट हैं वे अपने घर में एक छोटी सी दुकान खोल ली है और वे उन चीजों को बेचते हैं। अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं, पालमपुर में दुकानदारी भी है, छोटा मोटा, ये नॉन एग्रीकल्चर आपके काम है, आप इनको गांव में भी देख सकते हैं। लोग खेती से अलग कुछ इस प्रकार के काम करते हैं ताकि उनकी आजीविका जो है वो आपकी बढ़ सके और वो इन सारी चीजों में भाग लेकर अपनी आय को एक सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार से वो सारे काम जो है लोग करते हैं। परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क में कई प्रकार के वाहन चलाते हैं, रिक्शे वाले, तांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियां चली हैं। वे लोग जो परिवहन आपका सेवा में शामिल हैं, वे लोग वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बाद उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़ा लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो क्या रहा है कि जो इस चीज को आपका देखते हुए लोगों की जो आपकी संख्या है वो दर से दर आपकी हर साल आपकी बढ़ती जा रही है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए ट्रांसपोर्ट जिस तरह से आपका विकसित हो रहा है, आप सोच सकते हैं कि पहले लोग पैदल चलते थे, फिर रिक्शा, फिर तांगा, फिर जीप, फिर ट्रैक्टर। अब देखिए चीजें बदल गई हैं, अब बाइक का है जमाना है, कार का है, ट्रेन में पहले जनरल ट्रेन होती थी, अब हाइपरलूप जैसी ट्रेन का बाबा कॉन्सेप्ट आया है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया को आपका तकनीकी रूप से आपका बदल कर रख दिया है। ठीक, और आप इसको देखेंगे भी मेरे प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। ठीक, और इसको समझ पाएंगे और इनको आप देख भी पाएंगे कि कैसे क्या है और किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखते हैं आपका किशोर की कहानी। किशोर एक आपका खेतीहार मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपने मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताओं आपका पूरा करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया था, जहां एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत थी जिसमें भूमिहीन आपके निर्धन परिवारों को सस्ता कर्ज दिए जाते थे। किसानों ने इस प्रकार पैसे से भैंस खरीद ली। अब भैंस का दूध बेचता है, क्या करता है, भैंस का दूध बेचता है। अब अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिससे कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन में गंगा के किनारे कुम्हार की मिट्टी लेकर आता है। यह कभी कभी गुड़ और बहुत अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक आपके कमाने लग गया है। अब क्या हो गया है, किशोर का जो पैसा है, जो इनकम है, वो आपकी बढ़नी प्रारंभ हो गई है। क्योंकि देखिए पहले किशोर ने क्या किया, पहले आम व्यक्ति था, क्या था वो, एक अब खेतीहार मजदूर था। फिर उसने मजदूरी से अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी दिक्कत होती थी। फिर उसने क्या काम किया, सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत, ये विशेष चीज ध्यान रखना बच्चों, सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत उसने क्या किया, परिवार से आपके सस्ता आपका कर्ज लिया और उससे भैंस खरीद ली और भैंस का दूध बेचा और उसके बच्चे से उन्होंने क्या बनाया, उसका भैंसा, और जिससे क्या बना ली उन्होंने, एक भैंसा गाड़ी, जिसको ट्रांसपोर्टेशन करने लगा। अगर यही काम वो सरकारी उपक्रम कार्यक्रम के अंदर ना करके आपका निजी किसी साहूकार व्यापारी या फिर आपका बड़े किसान से करता तो शायद आपका कर्जदार का हिस्सा बन जाता और वो कर्ज को आपका चुका ही ना पाता। तो इस तरह की ये बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें इसके अंतर्गत हो जाती और क्या होता, उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आपको दिखती उसकी। ठीक है, तो देखिए चैप्टर तो ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ये इसका सारांश है कि क्या चीजें हैं। आपको कुछ आपका बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको चर्चा करनी है इन पर, और सबको इन पर बहुत अच्छे से आपको देखना है। जैसे किशोर की स्थायी पूंजी क्या है, क्या आप सोच सकते हैं कि कार्यशील पूंजी कितनी होगी, किशोर कितना कृषि कार्यों में लगा हुआ है। ठीक, तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको देखने हैं। इन पर हम लोग आपका एक एक करके आपका बात करेंगे, एक एक कर पर हम इन पर
गौर करेंगे। तो कल हम जो है बच्चों सबसे पहले इसमें जो इसके प्रश्न उत्तर हैं इन सब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अपने चैप्टर को आपका प्रारंभ करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और इसको हम लोगों को ध्यान देना है। 10 क्वेश्चन है, लगभग 10 से 14 क्वेश्चन है और बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए हमने कैसे एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम एक एक पॉइंट को हमने देखा, नॉन एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ से मीडियम है जहाँ से आपके खेती मतलब पैसा आ सकता है उसको हमने देखा, ठीक। तो इन सारे चीजों को हमने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक। और इसको जानने का प्रयास भी किया है कि क्या चीजें किस प्रकार से। अब देखिए एक छोटा सा कहानी मैं आपको इसमें सुना देता हूं और इसमें से आपका दी भी गई है। आजकल काम मिलना कठिन है। दो व्यक्ति आपका बात कर रहे हैं। देखिए केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। ये व्यक्ति बात कर रहा है कि काम मिलना बड़ा कठिन है। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम काम किया था। अब कह रहे हैं हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहराई के लिए आपके थ्रेसर हैं। यह तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए किसान के पास कुछ न कुछ कीस नाटक वो आपका छिड़कवाता है। मुझे स्थायी साहूकार को 2000 रुपये देना है। मैंने पिछली गर्मी में 1000 रुपये लिए थे। जब खेतों में काम नहीं किया था तब मैं इसे कैसे चुका पाऊंगा। मैं 2 वक्त का भोजन के लिए भी आपका कठिनाई से कमाता हूँ। ये अपनी कंडीशन बता रहा है। दूसरी महिला बोली, इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ी। मेरी स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने के लिए मना कर देता है। क्या कर रहा साहूकार? मुझे ऋण देने के लिए मना कर रहा है। तो इस प्रकार पूरे चैप्टर की चीजें थी। तो बच्चों हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से देखा आपका पालमपुर में क्या स्थिति है, आपके उत्पादन प्रक्रिया की, एग्रीकल्चर किस प्रकार से हो रहा है, क्या क्या चीजें हैं, हमने सारों को बहुत अच्छे से गौर किया, बहुत अच्छे से देखा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ा देंगे। चैप्टर आपका कंप्लीट है, आप लोग भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपका बनता है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से कल पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।